नमस्कार, जय भारत। मैं गौरव त्रिपाठी, रीडर कनेक्शन चैनल नंबर एक बार फिर आप सबके बीच। एक लंबे अंतराल के साथ देश लॉकडाउन होने के बाद अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। व्यावसायिक गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी हैं। कई कार्यालय खुल चुके हैं, लगभग सभी कार्यालय अपने कार्यों पर वापस आ चुके हैं। इस बीच अभी भी संशय बना हुआ है देश की एजुकेशन सिस्टम पर, शिक्षा व्यवस्था पर। सरकारी विद्यालयों को तो व्यवस्था सरकार के कई फंड के द्वारा बनी जा रही व्यवस्था वहाँ के स्टाफ की हो, चाहे वहाँ आज कुछ एक लोग अपडेट देख रहे हैं कि मिड डे मील के तहत भी सरकार प्रयासरत है कि बच्चों को उनका कुछ दे सके, जो भी उनका देते रहे हैं। लेकिन प्राइवेट विद्यालयों की बात करें तो ये किस पर निर्भर रहे हैं। बात करेंगे इस वीडियो में स्कूलों की चिंताओं के बारे में, कैसे स्टाफ की सैलरी मेंटेन कर रहे हैं, कैसे वाहनों की किस्त को मेंटेन कर रहे हैं, और भी बहुत से सवाल। सबसे पहले परिचय कराते हैं आपका। आप हैं श्री विकास अवस्थी, सेंट मारिया पब्लिक स्कूल से। आप हैं श्री प्रदीप प्रधान जी, सिटी चिल्ड्रन एकेडमी से। और आप हैं श्री सुशील बाबू, किडजी प्री स्कूल से। आप सभी लोग CBSE और ICSE बोर्ड से विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। और बातचीत की शुरुआत प्रदीप जी आपसे करेंगे। इस लॉकडाउन के दौरान जो विद्यालय तो आदि मार्च से बंद है लगभग, और इस बीच कई एग्जाम्स भी छूट गए थे, कई चीज़। पहले तो आप लॉकडाउन में विद्यालयों को बंद करने की भूमिका को कैसा मानते हैं और कितनी आवश्यकता के अनुसार? देखिए, भारत के सामने नहीं बल्कि पूरे विश्व के सामने जो अचानक से संकट खड़ा हुआ, तो जैसा जो कुछ भी हमारे जिम्मेदार लोगों को समझ में आया कि बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए शायद लॉकडाउन में जाना उचित होगा, तो उसके तहत ये कार्रवाई की गई। अब किसी भी कार्रवाई को उसके आगे पीछे उसकी समीक्षा की जा सकती है कि ये फैसला उस समय उचित था या उसके बाद करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि तात्कालिक तौर पर जो समझ में आया तो वैसा किया गया और उसे पूरे देश ने माना भी। कुल के जो सरकार का मानना है कि एक सामूहिक संक्रमण का प्रसार ज़्यादा छात्र संख्या से हो सकती है, ये भावना भी रहेगी होगी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और क्या चुनौतियाँ आ रही हैं इस बीच विकास जी, आप विद्यालय प्रबंधक? गौरव जी, वैसे तो पूरे देश का जो है, चाहे वो आर्थिक लॉस हुआ हो, चाहे वो सामाजिक लॉस हुआ हो, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, बहुत ज़्यादा कष्टों को झेला। लेकिन उसके बीच में जो स्कूलों की तरफ हमने देखा कि जो हमारे समाज की सोच है या सरकार की सोच है, और विशेषकर प्राइवेट स्कूलों के लिए, तो हमने देखा कि उनको इस तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। जिस तरीके से सभी समाज के सभी वर्गों में लॉस हुआ, तो उस तरीके से विद्यालयों को भी बहुत लॉस हुआ। लेकिन किसी भी सरकार के द्वारा या सामाजिक लोगों के द्वारा प्राइवेट स्कूलों के लिए जो सोच सामने निकल के आती है, वहाँ पे हमने देखा कि कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। चाहे वो उनको सरकार ने कोई आर्थिक पैकेज या समाज के लोगों ने, जहाँ पर बच्चों को देश का भविष्य माना जाता है और शिक्षकों को उनका निर्माता माना जाता है, तो उनका जो है इतना जो है अनदेखा किया गया कि उसमें समस्याएं आ रही हैं कि अनदेखा किया गया या अनदेखा भी जारी है? जारी है, जारी है। जी जी। तो सभी को सामने आना चाहिए और जो समस्याएं हैं उनको जो है मिलजुल के सभी को, समाज को भी, सरकार को भी और प्राइवेट स्कूलों को भी मिलकर उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए और एक अपनी सोच को चेंज करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। सुशील जी, इस दौरान फीस को लेकर बहुत सारे तरह तरह के सोशल मीडिया पे भी लोग एक्टिव हैं, और उनका सीधा कहना आ रहा कि सरकार को, मतलब स्कूलों को फीस नहीं लेनी चाहिए। जी जी, क्या इससे आप सहमत हैं? जी गौरव जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया। जहाँ तक कि स्कूलों का जो सवाल है कि आप जानते ही हैं कि 14 फरवरी के बाद, मार्च के बाद स्कूल सभी बंद हो गए। जी, वो जो टाइम होता है वो स्कूलों के लिए एक मुफीद टाइम होता है। उसी समय पूरे वर्ष की योजना हम सब बैठ के बनाते हैं कि हमें साल में क्या करना है, और वो तो रुक गई। अब वो ये समस्या आई, इसको हम ये भी नहीं कह सकते कि ये गलत हुआ। अब वो जो सबके लिए हुआ वो मेरे लिए हो। अब हम सरकार से कोई उम्मीद करें? बिल्कुल न कीजिए, कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें आत्मनिर्भर होना होगा, और उसके लिए हमें जो है अपने पेरेंट्स से समझौता करना होगा। क्योंकि पेरेंट्स ही मेरी ज़मीन है, और उस ज़मीन से हमें समझौता करना पड़ेगा। भाई फीस आप मुझे देंगे, हमने दबाव नहीं बनाना, ना ना बिल्कुल नहीं, उनसे समझौता करना।
जो समस्या मेरे सामने वो उनके सामने भी, पूरे देश के सामने। अब वो मुझे किस तरह से दे पा रहे हैं, हमें उसी तरह से स्वीकार करना है। मतलब कुल मिला के जो लोगों का एक विरोध है वो एक हजर ना जाए। नहीं, कुछ नहीं। और कोई आपस में टकराव नहीं होना चाहिए। और मेरा ध्यान ये है कि उनके साथ समझौता करो, बच्चों को भेजो और हम बच्चों के साथ फिर वही मेहनत करें जो हम पहले से कर रहे थे। और शायद है कि हम जो बैठे हैं यहाँ पर, ये सब मेहनत बच्चों के साथ इस अवस्था में, इस व्यवस्था के तहत भी कर रहे हैं। लगातार बच्चों को घरों में बैठकर उन्हें ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जो अभिभावक और विद्यालयों का तालमेल होना चाहिए। हाँ, किसी प्रकार फीस है। यस। और प्रदीप सर, आप ये व्यवस्था सर ने बात की जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन, तो कई पेरेंट्स तो अभी बोल रहे हैं, जैसा कि सोशल मीडिया ही एक ऐसा रहता है जहां लोग अपनी बात कहते हैं। हालांकि इस वीडियो से पहले भी लोगों को इनवाइट किया गया था, अगर उनके क्वेश्चंस हो तो वो ऑन रिकॉर्डिंग टाइम भी पूछ सकते हैं। जी। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया, लेकिन पीठ पीछे एक साथ सारे स्कूल को टारगेट करके उनका कहना कि आप इतने साल कमाते हो, अगर 3 महीने नहीं लेते हो तो कैसी चुनौतियां हैं, या क्या उनको लगता है कि इतना आसान है क्या फीस ना लेना, या फीस से आपको क्या लगता है, आप इस चीज़ से कितने लोग जुड़े हैं और किस प्रकार? मैं अपनी बात वैसे इस बात से शुरू करना चाहूँगा कि जैसे कभी जब मुसीबत आती है, कोई किसी किस्म की क्राइसिस पैदा होती है, तो आमतौर पर भी घरों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। जी हाँ। बच्चे की फीस जमा नहीं हो पा रही है, भाई की फीस नहीं हो पा रही है, पत्नी को उसकी ज़रूरत के सामान नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा ही दौर है जहाँ पूरा समाज एक समस्या में ग्रस्त है, और ऐसे में क्या हम एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं। तो ठीक वैसे ही हुआ है। विद्यालयों की सुनवाई, प्राइवेट विद्यालयों की सुनवाई तो हुई ही नहीं, लेकिन जो हमारा दूसरा तबका है, जो हमारा हिस्सेदार है विद्यालयों में, जो अभिभावक हैं, वो उसे दूसरी तरफ ले गए। जहाँ तक फीस ना देने का सवाल है या बिना फीस के विद्यालय चलाने का सवाल है, तो जब सिस्टम ही प्राइवेट है तो हम लोगों के सामने तो सीधी सी चुनौती ये है कि सरकार हमें किसी मद में कोई पैसा देती नहीं है, खासतौर से विद्यालय चलाने के लिए। तो उसका तो आधार और एकमात्र रिसोर्स जो है वो बच्चों से मिलने वाली फीस ही थी। और जब फीस नहीं मिलती है तो आगे की सारी चीज़ें रुक जाती हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए वही टीचर्स हैं जो उन्हें उनके साथ मेहनत करते हैं, वे तमाम लोग होते हैं जो मिलकर विद्यालय बनाते हैं, और उन सबके भी अपने परिवार होते हैं। तो उन परिवारों को अपने जीवन यापन के लिए भी पैसा चाहिए, लेकिन जो परिस्थिति पैदा हुई उसमें लोग एक तरफा हो गए। सुशील जी ने जैसा कहा, बात सही है, लड़ने की तो कोई बात ही नहीं। हम सभी लोग मिलकर के अपना काम कर रहे हैं। वो बड़े उत्साह के साथ अपने बच्चे हमारे यहाँ भेजते हैं, हम उन्हें पूरे उत्साह के साथ पढ़ाते हैं, लेकिन एक बिना मतलब का विरोध जो है वो जरूर दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया पे, वो कई बार आहत करता है। जी। एक जो सोच की बात हम कर रहे थे ना, बस यही है कि ये सोच जो चेंज हो रही है हमारे अभिभावक की, ये थोड़ा सा खलती है। विद्यालय हमारा परिवार है, हम बार बार कहते हैं, और उस परिवार के ये सारे घटक हैं, चाहे हमारे अभिभावक हो, चाहे हमारे बच्चे हों या हमारे अन्य कर्मचारी हों, और उनमें कोई भी घटक जो है अगर इस तरीके की सोच रख ले तो कैसे ये संभव हो? लोग मेरे ख्याल से इस चीज नजरअंदाज कर रहे हैं कि आप अपनी स्वेच्छा से ही पढ़ने भेजते हो। गौरव, बिल्कुल गौरव जी, हमारे अभिभावक, हमारे बच्चे, हम सभी लोग तो परिचित हैं आपस में। आपने इस लॉकडाउन में बहुत से लोगों की ऐसी मदद की होगी जिनको आप नहीं जानते थे। आप समाज में बहुत से लोग निकल के आए, उनकी मदद की। तो हम लोगों को भी एक रिक्वेस्ट रहती है ना, हम तो आपके हैं, आपके लिए समर्पित हैं। तो फिर हमारे लिए ऐसी सोच क्यों होनी चाहिए कि हम फीस नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे? हमारा तो परिवार है, परिवार में एक दूसरे को आगे आना चाहिए। लोग इस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं कि एक विद्यालय से ऑन एवरेज अगर हम सारे स्कूलों को बीच से निकालें तो एक 50 परिवार तो उनसे जुड़े ही होते हैं। जी। कम से कम एक ले। और आप तीनों लोग जिस प्रकार व्यवस्थाएं विद्यालय की हैं, सर के यहाँ सपोर्टिंग स्टाफ से लेकर के शिक्षक और आप सभी के यहाँ अलग अलग 30-40 मतलब ऑन एवरेज हम निकालते हैं। बिल्कुल ठीक है। और पूरे नगर की ओर हम निगाह दौड़ाएं, बल्कि सिर्फ छिबरेपुर नगर की बात करें तो सारे स्कूलों से अगर हम स्टाफ और कर्मचारियों को जोड़ लें तो 700-800 परिवार तो स्थान होने चाहिए। बिल्कुल। और इस चीज को अभिभावक को ध्यान में रखना चाहिए कि हम विद्यालय की हेल्प नहीं कर रहे हैं, विद्यालय से जुड़े हुए जो हमारी चैन है तो वो पूरे नगर की हेल्प कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और वैसे जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये अब हम मेरे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, जी 70% तो वो बच्चे उनके पढ़ते हैं जो सक्षम होते हैं। जी हाँ जी। उनमें से भी
50% वो हैं जो अच्छे तबके के हैं या सरकारी जॉब में हैं। अब सरकारी जॉब वाले हैं वो सरकार से तो तनख्वाह ले रहे हैं, तो मेरी तरफ भी बढ़ाओ भाई, मेरे पीछे भी। अच्छा, वो भी उसी गिनती में आ रहे हैं कि हाँ स्कूल खुल नहीं रहे तो तो उनको आगे आते, अगर वो लोग आगे आ जाते तो शायद ये समस्या। अब हमने इस हालात में, अब मेरे पास जो जुड़े हैं भाई साहब ने कहा कि मेरे साथ इतने लोग जो है शिक्षा दे रहे हैं, ड्राइवर्स हैं, अदर्स हैं, उनको हमने समझौता करके के किसी को रोका, किसी को दिया, किसी को, सबको दे रहे हैं। ऐसा नहीं जैसे समझौता करके के लेकिन वो निर्भर तो उसी चीज पर है। और बहुत से उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ पेरेंट्स को, जिन्होंने इस मौके पर मुझे दिया है, बिल्कुल फीस दी है, उन्होंने दिया। उनके लिए मतलब कुल मिला के मॉनिटरिंग स्कूल्स वाले सभी कोऑपरेट कर रहे हैं पेरेंट्स के साथ। वो देख रहे हैं कि अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम खुला हुआ है तो वो उम्मीद रखते हैं कि आप इसको टाइमली जमा करें। देखिए, सबसे पहले तो गौरव जी एक बात समझना होगा कि इस लॉकडाउन के पीरियड में जिन लोगों ने भी काम किया, समाज के लिए काम किया या बीमार लोगों के लिए काम किया, उन्हें कोरोना वॉरियर्स कहा गया। शिक्षकों ने भी तो काम किया। हाँ बिल्कुल। और शिक्षकों ने एक चीज और जो थोड़ी सी करती है, हालांकि मैंने कहा कि जब क्राइसिस होती है तो झगड़े पैदा होते हैं, वैसे हम में से आरोप प्रत्यारोप होते हैं, और ये समय निश्चित रूप से गुजर जाएगा कि अगर हमने ऑनलाइन पढ़ाया तो हमने सरकार के निर्देशों पर पढ़ाया। सरकार ने हमसे कहा कि आपको ऑनलाइन पढ़ाना चाहिए। सरकार ने यहाँ तक कि जो उनके अपने सरकार के स्कूल हैं उनके शिक्षकों से भी कहा गया। तो अगर हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और अगर हमने पढ़ाया तो हमने सरकार के निर्देशों का पालन किया और दूसरे साथ ही साथ बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए ऐसा काम किया। और एक चीज मैं यहीं पर जोड़ना चाहूंगा कि कई बार ऐसा दिखता है कि कई अभिभावक भी इस तरह की कभी कभी शिकायत करते हैं। कुछ लोग जब फीस की बात उनसे का निवेदन किया जाता है कि भाई क्या फायदा हुआ, इससे तो हमें कुछ लाभ नहीं मिल रहा है, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि आम दिनों से, और ये मेरे साथ बैठे हुए हमारे दोनों साथी सहमत होंगे, 4 गुनी मेहनत अध्यापकों ने की है। क्योंकि एक छोटा सा वीडियो बनाने के लिए हम लोग शूट कर रहे हैं यहाँ पर, उसके लिए आपने कब से तैयारी शुरू की है और कितने लोग उसमें लगे हुए हैं, और हमें रोजाना ये काम करना होता है और हर विषय में करना होता है। तो एक अध्यापक जो ऐसे जाकर के क्लास में पढ़ा देते थे, कई वर्षों से पढ़ाने वाले अनुभवी लोग भी, लेकिन उन्हें अब अपने विषय को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए एक अच्छी खासी तैयारी लगभग 4 गुनी मेहनत के साथ, क्योंकि उसे हम लोग इस पार देख रहे हैं, हम लोग उनके साथ जुड़े रहे, उन्हें सजेस्ट करते रहे, हम लोगों ने मीटिंग्स की, ऑनलाइन मीटिंगें की, उनके साथ स्काइप पे किया या जूम पे किया और अभी भी कर रहे हैं। तो वो सब तैयारी के साथ जो बच्चों तक पहुंचा, हो सकता है और बल्कि ये बिल्कुल होगा कि जैसे एक लाइव क्लास में या फिजिकल क्लास में जैसे चीजें पहुंचती थी उतनी नहीं पहुंची होंगी, लेकिन मेहनत हमारी 4 गुनी, मेहनत ज्यादा होगी। इसे भी समझा जाना चाहिए, इसका भी आकलन टाइम ज्यादा था होना चाहिए। एक बच्चे का जो होमवर्क, जो चैप्टर हम लोग 2 दिन में कंप्लीट कराते थे उसे 4 दिन में कंप्लीट कराना। हाँ, और उसकी 4 घंटे पढ़ाने के लिए उसके लिए 8 घंटे तैयारी करना। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल से इसमें तो आप इंडिविजुअली 1 बाय 1 चेक भी करना होता है कि किस बच्चे ने क्या भेजा। बिल्कुल बिल्कुल। क्लास में तो एक साथ 35-40 मिनट में एक साथ चेक हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मेहनत काफी डबल भी हो रही है। वहाँ उनकी कॉपियां जमा करने के बाद में चेक करके वापस कर सकते थे। यहाँ पे उन्होंने हमें भेज दिया कोई पेज का फोटो खींच करके, अब उससे पहले हमें डाउनलोड करना है, फिर कहीं जाकर के उसको या तो हमें उसका प्रिंट आउट लेना है या फिर उसे ऑनलाइन जाकर के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए उसे चेक करना है, उसमें करेक्शन करना है, एडिट करना है। काम तो बढ़ा है ऑनलाइन में, जैसा और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तकनीक के लिए कोई पहले से प्रशिक्षित नहीं था। ना तो अध्यापक प्रशिक्षित थे, ना अभिभावक प्रशिक्षित थे, ना बच्चे टीचर जो है, लेकिन फिर भी प्रयास किए पहली बार जाके जो है ऑनलाइन। जी हाँ, ये इसे हम बदलता शिक्षा का स्वरूप मान सकते हैं। जैसे काफी पहले कलम बुतक्का चलता था, फिर वो खड़िया चलना शुरू हुआ, चौक, फिर पेन आ गए, स्मार्ट बोर्ड आ गए। तो हो सकता है भारत के लिए ऑनलाइन एक नया सिस्टम हो भविष्य के लिए। नहीं, और इससे फायदा भी हुआ है कहीं ना कहीं। जो चीजें हम शायद जिनका प्रयोग कभी नहीं करते, या आमतौर पर एक सामान्य जो अध्यापक है वो तकनीक से दूर रह करके ट्रेडिशनल तरीके से अपना पढ़ाता ही रहता, लेकिन उसे मजबूरी बस ही सही, लेकिन तमाम तकनीक का सहारा लेना पड़ा, कंप्यूटर पे जाना पड़ा, सॉफ्टवेयर यूज करने पड़े। तो इस मुसीबत का एक आउटकम ये भी है कि हमें उसने विभिन्न तरीके से दक्ष किया। जी बिल्कुल, एक नया भारत की ओर कदम भी मान सकते हैं इसे। हाँ बिल्कुल। कि छोटे छोटे स्कूल कितने भी रूरल एरिया में सकारात्मक भी। जब अगर हम बात कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल तो पहले से ही स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड और कई चीजों का इस्तेमाल कर रहे थे। अगर हम परिवर्तन की नींव देखें तो सरकारी विद्यालयों में भी एक बड़ा ही आश्चर्य की बात भी है और सुखद अनुभव भी है कि हाँ चलिए गांव के लोग भी व्हाट्सएप और ये बच्चे भी इससे जुड़ रहे हैं। फिलहाल हम बात करेंगे ब्रेक के बाद
टीचर्स की सैलरी कैसे मेंटेन हो रही है, स्टाफ को कैसे मैनेज किया कर पा रहे हैं, और क्या आर्थिक असर पड़ा है इस पूरे लॉकडाउन का विद्यालयों के बंद होने के दौरान इस ब्रेक के बाद। Audio Creations presents Automatic School Instructions Device. आप अपने स्कूल में पीएम्स के थ्रू बेल बजवाने को लेकर परेशान हैं, कभी जल्दी तो कभी देर से और टाइमली बेल रिंग ना करने के कारण? अगर आपका जवाब है हाँ, तो हमारा ये डिवाइस आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। ये है ऑटोमेटिक स्कूल बेल सिस्टम। ये डिवाइस 2 मॉडल्स में अवेलेबल है, गॉन्ग बेल सपोर्टेड और एम्पलीफायर सपोर्टेड। गॉन्ग बेल सपोर्टेड में आप जो बेसिक रिंगटोन होती है बेल्स की, वो आपको मिलती है कुछ इस तरह। और सेकेंड डिवाइस है एम्पलीफायर सपोर्टेड, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग ऑडियोज को सेट कर सकते हैं। लाइक अगर लंच टाइम है तो आप कुछ इस तरह की ऑडियोज इसमें इनपुट कर सकते हैं। Now it's time for recess. Dear students, please wash your hands before having your lunch and keep silence during recess. कुछ स्कूल्स में पहले से ही स्पीकर्स अवेलेबल होते हैं इंडिविजुअल क्लासरूम्स में, तो ऐसे सिचुएशन में आपको एम्पलीफायर सपोर्टेड डिवाइस रिकमेंड किया जाता है। आपको इस डिवाइस में डिफरेंट टाइमिंग सेट करने का ऑप्शन भी मिलता है, जैसे स्कूल के टाइमिंग्स अलग होते हैं विंटर्स और समर्स में, और इसी के बीच आते हैं हमारे समर वेकेशंस और विंटर वेकेशंस, जब एक्स्ट्रा क्लासेस कंडक्ट किए जाते हैं, यूनिट टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं और होते हैं एग्जामिनेशंस। तो उन एग्जामिनेशंस और बाकी चीजों के अकॉर्डिंग आप इसके टाइमिंग्स को सेट कर सकते हैं, और ये डिवाइस पर्टिकुलरली उसी के अकॉर्डिंग फंक्शनिंग करता है। और हमारा डिवाइस कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें आपको मिलती है एक एलसीडी स्क्रीन और यहाँ कुछ नंबर कीज हैं। इस डिवाइस के एलसीडी स्क्रीन में देखते हुए, इन नंबर कीज को यूज करते हुए आप अपने अलार्म्स के टाइमिंग्स को डिफरेंटली सेट कर सकते हैं। आप एम्पलीफायर सपोर्टेड सिस्टम को डिफरेंट जगहों पर यूज कर सकते हैं, जैसे बिग शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, मेगा मार्ट्स, क्राउडेड मार्केट्स और एग्जीबिशन एरियाज में फॉर प्री डिसाइडेड अनाउंसमेंट्स। ये एक बहुत ही हैंडी और सक्सेसफुल ऑटोमेटिक बेल सिस्टम है, जिसको लगवाने के बाद आप काफी हद तक रिलैक्स फील करने वाले हैं। तो आज ही अपने स्कूल, कॉलेजेस, मॉल्स और मार्ट्स में ये ऑटोमेटिक बेल सिस्टम लगवाएं और बिना बात की परेशानी से छुटकारा पाएं। और हमें कांटेक्ट करने के लिए कांटेक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन पर हैं। Audio Creations presents Automatic School Instructions. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं निजी विद्यालयों की समस्याओं के ऊपर, और चूंकि ज़्यादातर बच्चे निजी विद्यालयों में पढ़ते हैं तो उनकी शिक्षा पे क्या प्रभाव रह रहा है घर पर रहकर इस समय। ब्रेक से पहले काफ़ी मुद्दों हम लोगों ने बात की, और अब एक महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं। जिस प्रकार संचालन हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, जैसा कि बताया गया बहुत टाइम लगता है उसमें, ज़्यादा लेबर वर्क भी हो रहा है। लेकिन ऐसे में क्या बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई, कई फैक्ट्री वालों ने लोगों से हाथ जोड़ना पड़ा मजबूरी में। एटलस जैसी साइकिल ये भी बंद होनी पड़ी है, सबसे पुरानी कंपनी। क्या विद्यालयों में भी ऐसा कुछ हुआ कि स्टाफ की छटनी करनी पड़ रही है, या उनको फिर अगर हम पैसे वो सैलरी दी भी जा रही तो उसको कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? पहले तो छटनी वाली होता है, क्या ऐसा कुछ हुआ विद्यालयों में कि हाँ चलिए भाई हाथ जोड़ना पड़ रहा है? नहीं गौरव जी, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है जी। और जो भी हमारे टीचर्स हैं वो विद्यालय परिवार के ही सदस्य हैं, और उनके ऐसे समय में उनको छोड़ देना, जिस तरीके से समाज ने उन्हें नकारा, सरकार ने उन्हें नकारा, तो हम लोग तो इतने जो है निष्ठुर नहीं हो सकते हैं कि जो हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं उनको इस संकट में जो है हमने बिल्कुल नकार दे। तो ये तो हमारे बात संभव नहीं है, और शायद किसी भी स्कूल में, किसी भी विद्यालय ने अभी तक तो नहीं किया है। और ये बहुत छोटे छोटे लोग हैं जो बहुत लो पेमेंट पे काम करते हैं, पूरा हम लोगों के ऊपर आश्रित है, तो उनको इस संकट के समय में ऐसे में ये स्थिति शिक्षकों की या विद्यालय जुड़े हुए जो भी कामगार व्यक्ति हैं तो उन सबके सामने है। वो तो किसी से मांग भी नहीं सकते, और इतना अमीरों तक है भी नहीं जो कर पाए संपन्न। ये बहुत अच्छी बात है कि विद्यालयों ने उनके दर्द को समझा और एक अपना परिवार हिस्सा बनाए हुए हैं। और लेकिन उनके खर्चे कैसे मेंटेन कर रहे हैं? जी देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्राइवेट स्कूलों में काम करते हैं, किसी भी जगह पे काम करते हैं, कोई भी वो काम करते हैं, प्राइवेटाइजेशन का एक बड़ा फ़ायदा ये दिखाई देता है कि वहाँ पे लोग काम ही करते हैं।
और जब वो ज़्यादा काम करते हैं तब उन्हें उसके मुताबिक कुछ कम पैसे मिल पाते हैं। ये सच्चाई है। सरकारी तबके में इसके लगभग उल्टी सी मान्यता है कि काम उतना करना है या नहीं भी करना है तो भी तनख्वाहें बन जाती हैं। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह कि वे सब मेहनती लोग हैं। अब ऐसे में और हम लोगों ने इस लॉकडाउन के पीरियड में उनके साथ बहुत काम किया भी। उन्होंने मतलब जैसा कि मैंने पहले बताया कि 4 गुना काम किया, तो उनकी मेहनत का पारिश्रमिक तो बनता था। अब समस्या ये थी कि फीस जमा नहीं हुई। संदेश कुछ इस तरह का मिला कि सबसे पहले ऐसा आया कि 3 महीने फीस नहीं देनी। उसके बाद जब थोड़ी सी उथल पुथल मची तो एक पूरक जवाब ये आया कि 3 महीने तक फीस नहीं लेनी है और एक साथ फीस नहीं लेनी है, लेकिन ये फीस जो है वो आप आगे ले सकते हैं। इस तरह का संदेश आया। और इस बीच में आप कहेंगे नहीं, दबाव नहीं डालेंगे, किसी को शिक्षा से विरत नहीं करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस सबको देंगे, किसी का नाम नहीं काटेंगे। तो इन तमाम प्रतिबंधों के बीच में स्कूल चलाना पड़ा। अगर आप समझते हैं कि स्कूल नहीं चला तो स्कूल तो चला ही, क्योंकि टीचर्स ने अपना काम किया और बच्चों ने पढ़ाई की। तो अब समस्या ये थी कि बिना फीस के या बिना पैसे के काम कैसे हो। मैं अपनी ही बात समझा सकता हूँ कि इस स्थिति में, चूँकि एक लंबा सा परिवार है, लगभग 200 के करीब सदस्य हैं इस परिवार में, यानी कि 200 परिवार जुड़े हुए हैं सीधे कहें इस विद्यालय से। तो एक बड़ी समस्या थी। और उस समय निर्माण का भी एक चरण चल रहा था विद्यालय में, क्योंकि पहले से कोई आशंका नहीं थी। तो इसलिए तो मार्च महीने में तो जी मार्च का एक महीना ऐसा और भी था। हम आपको बताएं कि जैसा कि एक ट्रेंड है हमारे यहाँ, चूंकि मिली जुली आबादी और मिले जुले अभिभावक हैं, कि कई बार वर्ष भर की रुकी हुई फीस भी जो है वो साल के अंत में लोग देने पे आ जाते हैं। उनसे कहा जाता है कि भाई अब अगले साल में जा रहे हैं तो अब फीस दे देनी चाहिए। तो एक तो कुछ रुका हुआ पैसा जो था वो मिलने की संभावना थी। उसके बाद नए एडमिशन्स जो होने थे उनसे भी विद्यालय को पैसे मिलने थे। और उसके बाद फिर अप्रैल में जाते तो पुराने बच्चों से भी नई फीस मिलनी थी। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये हम लोगों के लिए एक अच्छा समय था किसी भी नए काम को करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए। तो मैं अपना ये बताऊं कि बहुत जोर शोर से विद्यालय में निर्माण कार्य चल रहा था और फंड्स निल थे और बिना किसी आशंका के निल थे, क्योंकि जल्दी ही हमें रिकवरी हो जानी थी। और अचानक से ये लॉकडाउन हो गया। अब स्थिति ये आ गई कि 20-22 मार्च के बाद जब ये स्थिति पैदा हुई, फिर कोई आना जाना बिल्कुल बंद हो गया लोगों का। और करते करते तारीख अप्रैल में पहुंच गए और सैलरी की डेट जो 10 तारीख हम लोग क्या होती है आमतौर पर, तो वहाँ तक आ गए। और हमारे पास अपनी पूरी जो फीस, जो अध्यापकों की जो सैलरी थी, उसका 10% भी हमारे पास फंड्स नहीं थे। 10% भी। मैं अपनी स्थिति ये बताऊँ कि फिर ऐसी स्थिति में हम लोगों ने, मैंने, मेरी पत्नी ने, हमारे बच्चे ने, हम लोगों ने अपने निजी खातों से, परिवार के लोगों ने, भाई भाभी जो भी लोग बाहर हैं उन्हें सबको पता था कि बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से, उन सभी लोगों ने अपने खातों से स्कूल के खाते में पैसे ट्रांसफ़र करे। सबको इकट्ठा करने के बाद 15 तारीख तक पहुँचते पहुँचते हम लोग ये सोचे कि कैसे करें। फिर लोगों को, जो हमारे जुड़े हुए लोग थे, जो मेहनत कर रहे थे, शिक्षक थे या सपोर्टिंग स्टाफ थे, उनको किसी तरह से हम लोगों ने मार्च की सैलरी दे पाई हमने। मार्च के बाद वो अप्रैल पूरी गुजर गई इसी तरह से, और अप्रैल के बाद हम मई में पहुंच गए। तो मई में फिर वो समस्या पैदा हो गई। जो फंड्स थे वो फिर खत्म हो गए। थोड़े से रोक के रखे हुए थे तो वो फिर वो पूरे से आधे पे आ गए अगली मार्च। बिल्कुल ये सच्चाई यहाँ सबके सामने स्वीकार करने वाली बात है। और इसमें सब में साथ दिया है हमारे जो अध्यापक हैं या सपोर्टिंग स्टाफ पे भी इस पे तैयार हुए। तो उन्हें आधी आधी सैलरी, फिर अप्रैल की सैलरी मई में आधी आधी दी। और फिर जब मई भी चली और मई भर बच्चों की पढ़ाई चली, हम लोगों ने ऑनलाइन परीक्षाएं ली, एक आध ऑनलाइन प्रतियोगिताएं भी कराई बच्चों की। तो वो सब चीज़ें, सक्रियाएं भी साथ साथ लेकर के चलते रहे। और जब मई के बाद जब मई समाप्त हुई तो हम लोग भी समाप्ति के कगार पर खड़े थे। ऐसी स्थिति में सिवाय कर्जों के और बड़े कर्जों के और कोई रास्ता नहीं था। जिस तरह से भी बैंकों के भी चक्कर लगाए हमने, ये भी बात करी बैंकों से जाकर के कि अगर आप हमारे जहाँ जिन बैंकों में हमारे खाते हैं, स्कूल के खाते हैं, कि आप हमें कुछ एडवांस कर दें, कुछ लोन कर दें, विद्यालय के नाम लोन कर दें, और जिससे हम अपनी सैलरी दे पाएँ और उसके बाद जो है हम जब ठीक स्थितियाँ होंगी तो उसमें हम दे पाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं है। तो ये नहीं हो पाया। बहरहाल फिर किसी तरीके से करके और मई में उन्हें जो कुछ भी, अब यहाँ जो कुछ शब्द आ गया कि वो आधी सैलरी की स्थिति भी नहीं बनी, उन सबको दिया गया। और उनसे ये निवेदन किया गया हमारी तरफ से कि देखिए अभी ये सिर्फ काम चलाने वाला वक्त है और अपने को जिंदा रखने का वक्त है। ये वक्त वो है जिसमें हमें अपना अपना ख्याल रखना है। आप बहुत ज़्यादा उम्मीद अब विद्यालय के मैनेजमेंट से ना करें, अपना काम चलाएं।
जब स्थितियां बहाल होंगी हम सब लोग फिर इकट्ठे होंगे और फिर हम उन चीज़ों को देख पाएंगे। हाँ, यदि किसी के साथ कोई बड़ी मुसीबत आती है, किसी के यहाँ कोई बड़ी समस्या आती है, बीमारी हारी की, तो हम सब मिलकर के 150-200 का परिवार है, अगर 100-100 रुपये, 200-200 रुपये, 1000 रुपये से मदद करेगा तो काम चलाएंगे। तो इस तरह से इस रणनीति पर अभी तक काम करते चले आए हैं। कुल मिला के काफ़ी स्थिति बहुत ही चैलेंजिंग रही है। जी हाँ, चैलेंजिंग इसलिए और भी है कि जैसा कि अभी आपने बताया कि सोशल मीडिया पर कि 15 साल से स्कूल चला रहे हैं या 20 साल से स्कूल चला रहे हैं, तो क्या इतना नहीं हो सकता क्या कि आप 3 महीने तक की सैलरी दे दें या ना दे दें? लोगों का अपना कहना हो सकता है, लेकिन चूंकि जो व्यवस्थाएं चलाता है उसे मालूम होता है। फिर इन 15 सालों में हम वही तो नहीं है, 20 सालों में वही तो नहीं है, हमने तमाम डेवलपमेंट के काम किए हैं, तमाम चीज़ें करी हैं और उन सब से गुजरते हुए हम वहाँ पहुँचे हैं। हम लोग किसी कॉर्पोरेट घराने से नहीं है, हम लोग किसी उद्योगपति घराने से भी नहीं है। मुझे लगता है यहाँ बैठे हुए कोई लोग ऐसे नहीं है। उन लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए कि विद्यालय अगर जैसे आपने बताया निरंतर जो सतत विकास प्रक्रिया है वो हर महीने या सालाना टर्नओवर की आधार पर बढ़ती जाती है। उसी के आधार पर अपनी प्लानिंग करते हैं विकास की और दूसरी चीजों की। जैसे पिछली वर्ष अभी बीच में ही हमने बीच के समय में ही स्मार्ट क्लासेस का एक टाई अप किया टाटा क्लासेस से। अब उनका भी एक मंथली इंस्टॉलमेंट बड़ा सा वो हमारे ऊपर बन गया और हमने ये सोचा कि ये ट्रायल में हम 2-3 महीने चलाएंगे और इसकी फीस आने वाले सत्र में थोड़ी बहुत जोड़ेंगे जिस तरह से। लेकिन और वो इस बीच में केवल टीचर भी उसके व्यस्त हो जाएंगे और मार्च आने के बाद वो बंद हो गया, टाटा का था क्लासेस। अब वो बंद होने के बाद उसका लाभ हम ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, उनका मीटर घूम रहा है लगातार। उनकी किस्तें हम पे बढ़ रही हैं और बढ़ती चली जा रही हैं और अब उनका भी दबाव है कि आप उनका भुगतान करें। तो ये तमाम स्थितियों के बीच में चल रहा है। इसी तरीके से मैं बिल्कुल 1 मिनट में और जोड़ दूं, तमाम स्कूलों के पास गाड़ियां हैं, वाहन है, जिसके पास जैसी व्यवस्था है या जिसके पास जैसी आवश्यकता है उसके हिसाब से गाड़ियां ली गई। तो छोटी बड़ी उनमें से तमाम गाड़ियां अभी ऐसी हैं जो फाइनेंस पे चल रही हैं, जिनकी किस्तें चल रही हैं। एक बस की किस्त जो 20 लाख रुपए के आसपास की आती है, सामान्य तौर पर हम लोग जितना उसका डाउन पेमेंट दे पाते हैं लगभग 35,000 से 40,000 के बीच में उसकी महीने की किस्त है। लगभग 75,000 से 80,000 के बीच में उसका बीमा है सालाना, प्लस उसका स्टाफ, उसको तो आप एक तरफ कर दीजिए, वो तो सैलरी के मद में चला गया। यानी ये खड़ी गाड़ी का खर्च 60,000 रुपए से कम नहीं है मोटे तौर पर, 50 से 60,000 के बीच में। वो हमें निरंतर देना है, वो जाना ही। और सरकार ने भी जो सुविधा दी है तो जो वो भी स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट नहीं है। उसमें भी 3 महीने बाद अगर आप नेट पे जाके तो उस पर ब्याज पड़ेगा, ब्याज पर ब्याज का ब्याज बहुत महंगा पड़ रहा है, बहुत महंगा पड़ेगा। और स्पेशली सरकार ने अपनी गाइडलाइन में दे भी जो बैंक आप जब एक्सेप्ट करते हो तो स्पष्ट लिखती भी है आपको बहुत जरूरी हो तभी आप मोरेटोरियम लें, अदरवाइज ना लें। मतलब स्पेशली वो आपको, और जो बैंकर्स हैं वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि क्या इस दरमियान जो हमसे किस्तें हम जो जमा नहीं करेंगे तो इनके ब्याज पर ब्याज नहीं पड़ेगा। वो पड़ेगा, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं है। अगर आपकी किस्त टूटती है तो जिस तरह से उसके ऊपर ब्याज और आता है, तो अगर आपकी 35,000 की किस्त है तो वो जब आप जमा करने जाएंगे वो 40-45 की ही पड़ेगी और जितने देर में जमा करेंगे। जी विकास जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? बहुत सारी समस्याएं हैं और जो गवर्नमेंट आप कह रहे हैं, गवर्नमेंट को इसको जरूर ध्यान देना चाहिए। हमें लगता है कि गवर्नमेंट को आना चाहिए। हम सरकार की बात से पहले ये बात करेंगे जिस प्रकार से सर ने बताया कि कैसे भी करके हाफ पे किया या एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की स्टाफ के साथ। इस बीच ऐसा कोई अनुभव आया आपके बीच, कोई स्टाफ ने कहा नहीं हमें तो पैसा चाहिए, आप कहीं से लाओ? नहीं जी जी, जिस तरीके से हम लोगों ने स्टाफ को कोऑपरेट किया, स्टाफ भी हम लोगों को कोऑपरेट। सबसे ज्यादा आभारी तो हम उसी तबके ज्यादा जो है हमारे स्टाफ ने हमें कोऑपरेट किया। जैसे अभी दादा भी बता रहे थे कि स्टाफ ने डबल मेहनत की और आधा पेमेंट लिया। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उन्होंने बराबर जैसे कह सकते हैं मुसीबत सुबह सारे लोग साथ थे, यही बात आ रही है। कुछ अभिभावक की जो बात रहती है, हमें मालूम है कि हमारे जो भारतीय छात्र हैं उनके सामने कुछ समस्याएं रहती हैं। कहते हैं ना ऑनलाइन क्लासेस से कुछ लाभ नहीं हुआ, तो संकट के समय में जब सब कुछ जा रहा हो वहाँ पे हम जो बचा पाए वही बहुत होता है। तो ये ऑनलाइन क्लासेस का एक प्रयास था कि एक लंबा जो समय अंतराल था उसमें हम बच्चों को कुछ नहीं दे सकते हैं। उसमें गवर्नमेंट ने कहा, दादा शायद कुछ ऐसे जो है गवर्नमेंट स्कूल रहे हैं जिनमें जो है, जैसे हम अपनी प्राइमरी शिक्षा की बात करते हैं, बेसिक शिक्षा की, तो शायद ही स्कूलों में वो नहीं चल पाया जितना हम प्राइवेट वालों ने किया। वहाँ उनकी जवाबदेही उतनी अभिभावक की साइड से नहीं है ना, हमारी तरफ अभिभावक की साइड से भी जवाबदेही होती है। ऐसे अभिभावक से भी मैं कहना चाहूँगा, वो समस्याएं चाहे वो इंटरनेट की समस्या रही हो, चाहे उसकी गांव में उपलब्धता ना हो पाना, जो उनके कंप्यूटिंग
उपकरण थे उनकी उपलब्धता न हो पाना, जिसके कारण उनको लाभ न मिल पाया। नहीं, मेरे ख्याल से लेकिन स्कूल वालों की तरफ से कहीं भी कोई भी इस तरीके कमी की नहीं कोताही छोड़ी गई। नहीं बरती गई है कि हम अपने बच्चों का जो है ज्यादा से ज्यादा कमी नहीं- हित न कर सकें। अब ये देखिए, विद्यालयों ने प्रयास तो पूरा किया अपनी तरह से, ऑनलाइन की सेटअप जो भी होता है और हर किसी ने चाहा बेस्ट हो, और बाकी पेरेंट्स की है। लेकिन अब सर, सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? ऐसे में क्या लगता है सरकार को क्या देना चाहिए इन सीधे सेंस पे? जैसे सरकारी विद्यालयों को भरण पोषण हो रहा है, अभी कुछ दिन पहले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बिजली के बिलों में काफी छूट दे दी गई है, ऐसे क्या उम्मीद रख रहे हैं सरकार? सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें इस बेल आइकन पे और पाएं लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज, वो भी हिंदी में।